क्या हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को फंसा दिया है? और क्या अब हिंडनबर्ग का खुलासा अडानी ग्रुप पर भारी पड़ चुका है? अडानी ग्रुप भले ही यह बात मानने के लिए राजी ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग के खुलासों के साइड इफेक्ट्स अब अडानी ग्रुप पर साफ साफ दिखने लगे हैं। आज हम इन्हीं साइड इफेक्ट्स का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। इसमें चंद साइड इफेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ रद्द करने की घोषणा। दूसरा साइड इफेक्ट है अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप में लगातार कमी। तीसरा साइड इफेक्ट है टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए गौतम अडानी। चौथा साइड इफेक्ट है हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच सेबी ने शुरू कर दी। और पांचवा साइड इफेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की डिटेल मांग ली है। और छठा साइड इफेक्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के ब्रांड्स की वैल्यू जीरो कर दी है। ये साइड इफेक्ट्स बताते हैं कि भले ही अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खुलासों को निराधार बता रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप पर बाजार का भरोसा टूट चुका है, जिसकी पुष्टि करने वाले हर साइड इफेक्ट्स की वजह और असर दोनों का विश्लेषण आज हम आपको दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं लेटेस्ट साइड इफेक्ट के साथ। पूरी लिस्ट है, कई दावे हैं, आज देखते चलिए। 1 फरवरी 2023 जब संसद में बजट पेश हो रहा था और शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा था, तब अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ को वापस ले लिया। अडानी ग्रुप का यह एफपीओ अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ था, जो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, यानी बिक चुका था। और इस एफपीओ के जरिए अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ रुपए हासिल भी कर लिए थे। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि निवेशकों का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। जिस एफपीओ को अडानी ग्रुप ने 27 जनवरी को बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च किया था और 4 दिन में जो एफपीओ बिक भी गया था, उसके बावजूद उसे रद्द कर दिया गया। इसकी भी एक इनसाइड स्टोरी है, जिसे हम आपको आज बताएंगे। लेकिन पहले अडानी ग्रुप के सर्वे सर्वा गौतम अडानी की बात आपको सुननी चाहिए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पहली बार सामने आए हैं और एफपीओ रद्द करने की वजह भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप गौतम अडानी को सुनिए। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust.
तो एफपीओ क्यों वापस लिया गया, ये बातें आपने सुन ली, लेकिन एफपीओ को लेकर जो दावे किए गए और जो बातें सामने रखी गई उसमें फोर्ब्स ने भी कुछ दावे किए और फोर्ब्स के ये दावों का पूरा लेखा जोखा इस वक्त मेरे हाथ में, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। वैसे गौतम अडानी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन सच ये है कि ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि जो एफपीओ पूरा बिक चुका हो उसे वापस क्यों लेना पड़ता। भले ही गौतम अडानी इस फैसले का बचाव हाई मोरल ग्राउंड लेकर कर रहे हैं, लेकिन एफपीओ वापस लेने के पीछे नैतिकता तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी अपनी एक इनसाइड स्टोरी है और यह स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी दिलचस्प है, और इसके पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे भी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताते चलेंगे। पहले एफपीओ वापस लेने के पीछे की असली वजह आपको हम बताते हैं। उससे पहले यह समझिए कि एफपीओ होता क्या है, इसको सरल भाषा में पहले आपको जानना चाहिए, और यह आईपीओ से अलग कैसे होता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयर्स उतारती है, लेकिन जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो एफपीओ के जरिए अतिरिक्त शेयर बाजार में उतारती है। आसान भाषा में कहें तो जब किसी कंपनी के द्वारा बाजार में फंड जुटाया जाता है उसे आईपीओ कहा जाता है, और वहीं लिस्टेड पब्लिक कंपनी जब बाजार से अतिरिक्त पैसा जुटाती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी की तरफ से तभी जारी किया जाता है जब उसे अपनी भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कई बार अपने कर्ज को कम करने के लिए और बाजार में शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ भी इसी मकसद से लाया गया था। लेकिन अब सवाल यह है, तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया? आपको पता ही होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था कि यह रिपोर्ट एक षड्यंत्र है जो उसके एफपीओ को फेल करने के उद्देश्य से लाई गई है। अगर वाकई ऐसा है तो यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यह उद्देश्य सफल हो गया है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर जब एफपीओ बिक चुका था तो उसे वापस क्यों लिया गया? इसका हिंट आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से लेकर एफपीओ वापसी के ऐलान की टाइमलाइन देखकर मिल जाएगा। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होती है जिसमें अडानी ग्रुप पर निवेशकों से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लेकर आता है, जिसे खरीदने की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। 30 जनवरी तक इस एफपीओ के लगभग 3% हिस्से को ही खरीदा गया था। लेकिन फिर 30 जनवरी की शाम को खबर आई कि अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी एक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप के एफपीओ में 3,218 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान कर दिया है। और फिर अंतिम तारीख यानी 31 जनवरी को अडानी ग्रुप ने घोषणा कर दी कि उसका एफपीओ 112% सब्सक्राइब हो चुका है, यानी पूरा बिक चुका है। अडानी ग्रुप ने यह भी बताया कि उसने इस एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो अब जहन में यह सवाल आता है कि सोमवार शाम को अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस एफपीओ का सिर्फ 3% हिस्सा बिका था वो बुधवार तक पूरा बिक गया। तो अब इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। हैरानी की बात यह है कि खुदरा निवेशकों ने उनके लिए तय किए गए शेयरों में से सिर्फ 13% हिस्से को ही खरीदा है। खुदरा निवेशकों के लिए एफपीओ में 2 करोड़ 29 लाख शेयर रिजर्व रखे हुए थे, लेकिन खुदरा निवेशकों ने सिर्फ करीब 27.5 लाख शेयर का ही अप्लाई किया। और अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ सब्सक्रिप्शन को लेकर एक और दिलचस्प खबर बाजार में उड़ रही है, और यह दावा भी किया जा रहा है कि भारत के कई फैमिली ऑफिसेज की तरफ से अडानी के एफपीओ में निवेश किया गया है। अब आपके जहन में सवाल उठा होगा, ये फैमिली ऑफिसेज क्या होता है? तो जरा ये भी समझिए। फैमिली ऑफिसेज वो फर्म्स होती हैं जो बेहद अमीर लोगों और बिजनेस परिवारों की पर्सनल वेल्थ यानी कि निजी संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। और दावा यह भी है कि जिन फैमिली ऑफिसेज ने अडानी के एफपीओ में निवेश किया है वो देश के बड़े और अग्रणी बिजनेस समूहों के मालिकों की वेल्थ मैनेजमेंट देखती है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत में कौन कौन से बिजनेस फैमिलीज ने अडानी के एफपीओ में कितना निवेश किया है।
लेकिन हमें यह पता चला है कि बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने अडानी के एफपीओ में रिजर्व शेयरों से 350% ज्यादा शेयर खरीदे हैं और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एनआईआई कैटेगरी में आते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में एनआईआई कैटेगरी के लिए 91,34,921 शेयर रिजर्व रखे गए थे, लेकिन इस कैटेगरी के तहत 3,19,30,848 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, यानी रिजर्व के 350%। तो यहां यह बात समझने वाली है कि बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने अडानी के एफपीओ में एनआईआई कैटेगरी के लिए रिजर्व शेयर के 350% ज्यादा शेयर खरीद लिए, लेकिन खुदरा निवेशकों ने अडानी के एफपीओ में रिजर्व शेयर के 87% कम शेयर खरीदे। अडानी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए एफपीओ में लगभग 1.5 लाख शेयर रिजर्व थे, लेकिन बिके उसके सिर्फ 57%। और कुल मिलाकर अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में 6,14,74,750 शेयर बेचे जाने थे, लेकिन बोली लगी 6,91,36,521 शेयरों की, यानी 112% सब्सक्रिप्शन। इस लिहाज से अडानी के एफपीओ का ओवर सब्सक्राइब हो जाना अडानी ग्रुप के लिए बेहद खास होना चाहिए था, वो भी तब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फिर क्या वजह रही कि अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ के बिक जाने के बाद उसकी वापसी का ऐलान कर दिया? इसको लेकर आपको एक्सपर्ट्स की राय सुननी चाहिए। उसके बाद कई और बातें हैं जो हम अभी आपको समझाने वाले हैं। ये सवाल उठते हैं उन सारे इन्वेस्टर्स पर भी जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, स्पेशली फंड्स पर। वो फंड मैनेजर जिन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, पैसा लगाया जाए, 100-200 रुपये ऊपर नीचे में फ़र्क नहीं पड़ता। कल को उन पर इंक्वायरी हुई, उन्हें किसी को जवाब देना पड़ा तो। और दूसरी बात, कंपनी के लिहाज से भी देखें, आप पैसे उठाएं और 2 ही दिन में आपका शेयर आधा हो जाए तो जाहिर सी बात है निवेशक तो नाराज होंगे ही। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें बड़ा मुश्किल सा मामला हो जाए, उससे बचने के लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया कि चलिए एफपीओ को रद्द कर दिया जाए। लेकिन एफपीओ को रद्द करने के साथ साथ ही क्या कुछ और कॉर्पोरेट एक्शन लिए जा सकते थे, और उन सब पर विचार हुआ। लेकिन समझ में यही आया कि नहीं, ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा और कोई भी ऐसी सिचुएशन बने जिसमें निवेशकों को भी दिक्कत हो, कंपनी को भी जो पहले से दिक्कतें हैं वो बढ़ें। इससे बेहतर यही होगा कि इस एफपीओ को रद्द करें और बाद में देखा जाएगा कि जो 20,000 करोड़ से 10,000 करोड़ आप क्लीन और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रखना चाहते थे, उनका क्या करेंगे। 4,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट रिपेमेंट करना चाहता था अडानी ग्रुप, उसका कैसे क्या होगा। और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए जो पैसा रखना था, उस 20,000 करोड़ की भरपाई कब और कैसे की जाएगी, कैसे वो पैसा रेज किया जाएगा, वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन इस वक्त मुसीबत से बचने के लिए फिर अडानी ग्रुप ने ये सोचा कि बेहतर यही होगा, मार्केट के हालात, लोगों के रेस्पॉन्स और जिस तरह से दुनिया भर में उनके बॉन्ड्स के दाम घटे हैं, इन सारी मुश्किलों के बीच बेहतर ये होगा कि ये एक और नई मुसीबत ना ली जाए और एफपीओ को रद्द कर देने में ही समझदारी है। वैसे जितनी हैरानी अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ की वापसी पर हुई है, उतनी ही हैरानी इस बात पर भी होनी चाहिए कि उसका एफपीओ कैसे ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। ये आपको जरूर आज जानकारी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि 25 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस ने एक शेयर का मूल्य जो उनका था, अडानी एंटरप्राइजेस के एक शेयर का मूल्य 3,388 रुपये 95 पैसे, और अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। जिस दिन यानी 27 जनवरी को एफपीओ लॉन्च हुआ, उस दिन अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लुढ़क कर 2,761 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया, यानी एफपीओ के प्राइस बैंड से करीब 350 रुपये कम। फिर 30 जनवरी को जब शेयर बाजार दोबारा खुला तो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2,892 रुपये 85 पैसे पर पहुंच गया। यह भी एफपीओ के प्राइस बैंड से कम था। और एफपीओ के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2,973 रुपये 90 पैसा हो गया, लेकिन तब भी वो एफपीओ के प्राइस बैंड से करीब 150 रुपये कम था। तो यहां एक बात है जो गले नहीं उतरती है, वो ये कि जब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों का रेट एफपीओ के प्राइस बैंड से कम था,
तो एफपीओ कैसे बिक गया? बाजार में तो शेयर मिल रहे थे सस्ते में, फिर एफपीओ कैसे बिक गया? और आखिर वो कौन से निवेशक हैं जिन्होंने एफपीओ को खरीदा? इसका हिंट आपको हम पहले दे चुके हैं, फैमिली ऑफिस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एफपीओ को वापस लेने की वजह यह भी है। जो प्राइस बैंड दिया गया था वो दिया गया था 3112 रुपए से लेके 3278 रुपए का। ये प्राइस बैंड के बावजूद एवरेज अराउंड आप समझिए 3200 के रेंज में, और अगर 31 तारीख का आप शेयर प्राइस देखें तो वो 2800 से 2900 के बीच में रेंज कर रहा था। तो सीधा सीधा एक इन्वेस्टर को 300 रुपए से कम एक नॉर्मल मार्केट में शेयर में सेम शेयर मिल रहा था, जबकि एफपीओ में आपका 300 रुपए ज्यादा भरना पड़ रहा था। ये भी एक रीजन है कि कंपनी ने इसको ध्यान में रखते हुए एफपीओ रोल बैक किया है कि मैं अपने इन्वेस्टर को, कोई भी ये नहीं चाहेगी कंपनी के मेरे इन्वेस्टर को एट द फर्स्ट एंड, पहले ही स्टेप पर, पहले ही पड़ाव पर नुकसान हो जाए। उसको ध्यान में रखते हुए भी कंपनी ये स्टेप ले सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस एफपीओ की वापस लेने के पीछे क्या एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखिए, पॉसिबिलिटी इस पर कहना बड़ा मुश्किल है कि उसमें कितनी सच्चाई हो और कितनी नहीं है। एक रिपोर्ट है और वो भी एक यूएस फर्म बेस्ड है और उसकी एक अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने उसी के बेसिस पर वापस लिया है, लेकिन कंपनी ने उस बेसिस पर सर्टेनली एक स्टेप पीछे जाके अपने आप को देखने का जरूर एक तय किया है, एक रिजल्ट, एक निष्कर्ष निकाला है। खुद गौतम अडानी ने कहा है कि एफपीओ वापसी का फैसला निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है। लेकिन क्या यही सच है? क्या यही सच है या कुछ और ही है? क्योंकि इस एफपीओ को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किया है फोर्ब्स ने, जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये वो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है, देयर इज एविडेंस दैट द अडानी ग्रुप लाइकली बॉट इनटू इट्स ओन $2.5 बिलियन शेयर सेल। यह रिपोर्ट फोर्ब्स ने 1 फरवरी को पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के जो और हिस्से हैं वो भी हम आपको बताते चले, क्योंकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप खुद ही पर्दे के पीछे से अपने एफपीओ को खरीदने में लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों के जरिए एफपीओ की खरीद अडानी ग्रुप की तरफ से की जा रही थी, उसमें एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल शामिल है। इन दोनों कंपनियों का जिक्र हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में भी है, और हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट थी, उनके आरोपों के मुताबिक एलारा कैपिटल के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स के पास अडानी की कंपनियों के $3 अरब के पब्लिकली ट्रेडर्स शेयर्स हैं। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर भी शामिल है। वहीं मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह साल 2016 से आंशिक रूप से अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। और फोर्ब्स के रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, जरा उसको सुनिए। 2 कंपनीज accused by Hindenburg Research of assisting the Adani Group in its alleged conspiracy of accounting fraud and stock market manipulation were underwrites in Adani Enterprises $2.5 billion share offering Monday, which was abruptly cancelled on Wednesday. Elara Capital India Private Limited, a subsidiary of a London-based investment firm, Elara Capital, and Monarch Networth Capital, an Indian brokerage firm, were 2 of the 10 underwriters disclosed by Adani Enterprises in its offer agreement for the sale. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक पैरा और भी है जिसमें यह कहा जाता है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलारा फर्म एंड मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल हाउएवर रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर एनी ऑफ अडानी पर्सनल फंड्स वेयर डिप्लॉयड टू हेल्प मीट द 2.5 बिलियन टारगेट। और इन दावों पे तब जब यह रिपोर्ट फोर्ब्स की आती है, उसके बाद फिर हमने कुछ और भी चीजें खंगाली। हमें अंडरराइटर्स या फिर गारंटर्स की जानकारी हासिल करनी थी। यह भी इजीली अवेलेबल है, इसे आप भी ढूंढ सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, ये आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। इसमें मैंने अभी मार्क भी कर रखा है, आपको भी वो दिख जाएगा वहां पे। यहां पर गारंटर्स के नाम है, कई कंपनीज हैं। इसमें 2 कंपनी को मैंने फिलहाल यहां पे हाईलाइट किया है, जिसमें एलारा कैपिटल का नाम है प्राइवेट लिमिटेड, और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड भी इसमें लिस्टेड है। साथ ही साथ अगले पन्ने पर जब कंपनियों का नाम पूरा बताया गया, उसके बाद अगले कंपनी पर टोटल जो 10 इनके अंडरराइटर्स हैं, गारंटर्स हैं, उनमें 6ठे नंबर पर एलारा कैपिटल का जिक्र है। और एलारा कैपिटल के साथ साथ यह भी बताया गया है कि एलारा कैपिटल का पता क्या है।
इसके अलावा 9वें नंबर पर मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड की भी जानकारी दी गई। ये अंडर राइटर्स है, गारंटर्स है। यानी फोर्ब्स की जो रिपोर्ट अभी हमने आपको बताई, उस रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र था, हम चाहते थे कि उन नामों की पुष्टि कैसे हो, क्या वाकई इसमें वो गारंटर हैं, और वो यहां पे हैं। और इन दो नामों का जिक्र उसी रिपोर्ट में है हिंडनबर्ग की, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ गए। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने अडानी ग्रुप के अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन में मदद की है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेस के $2.5 अरब के सेल ऑफर में ये दोनों कंपनियां एक्टिव रूप से शामिल थी, जिसका जिक्र अडानी एंटरप्राइजेस ने एफपीओ के स्टेटमेंट में भी किया है, जिसकी कॉपी इस वक्त जो मैंने अभी आपको दिखाई वो आपने देख के समझ ली होगी, जिसमें दोनों ही कंपनियां एफपीओ के बिक्री एग्रीमेंट के 10 अंडर राइटरों में शामिल थी। आसान भाषा में अगर इसे आपको समझाएं तो अंडर राइटर्स वो कंपनियां होती हैं जो किसी एफपीओ में निवेश करने की गारंटी देती है और एफपीओ की बिक्री में अपनी भूमिका भी निभाती है। अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ स्टेटमेंट के मुताबिक एलारा कैपिटल को ड्राफ्टिंग और अप्रूवल से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। वहीं मोनार्क को नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के बीच एफपीओ की मार्केटिंग का काम सौंपा गया था। और इसी के आधार पर फोर्ब्स ने यह आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने खुद ही पर्दे के पीछे से एफपीओ खरीदने का खेल किया था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि फोर्ब्स के खुलासे का अडानी ग्रुप के एफपीओ वापसी के फैसले से कोई लेना देना है भी या नहीं। वैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से एक हफ्ते में ही अडानी ग्रुप अर्श से फर्श पर आ गया है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई है। आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अडानी ग्रुप पर साइड इफेक्ट्स भी आज हम बताते हैं। साइड इफेक्ट 1 यानी साइड इफेक्ट जो पहला पड़ा वो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अब तक अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटल $100 अरब से ज्यादा कम हो चुकी है। दूसरा साइड इफेक्ट अडानी ग्रुप को यह हुआ कि 25 जनवरी को सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग में नंबर 3 पर बैठे गौतम अडानी अब 16वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। तीसरा साइड इफेक्ट यह हुआ कि पिछले एक हफ्ते में ही देश के सबसे अमीर गौतम अडानी की निजी संपत्ति में करीब 44% की कमी आ चुकी है, जो $118.4 अरब से घटकर $64.6 अरब रह गई है। साइड इफेक्ट नंबर 4, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, क्रेडिट स्विस और अमेरिका की सिटी बैंक ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी है। यानी अब यह बैंक लोन की गारंटी के तौर पर अडानी ग्रुप के बॉन्ड स्वीकार नहीं करेंगे और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने भले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन विपक्ष ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज संसद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की गूंज सुनाई दी और जोरदार हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच की मांग की और विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष चाहता है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसदीय कमेटी बनाई जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, जिससे लोगों के सामने पूरा सच सामने आ सके। मोदी जी से हम ये कह रहे हैं, आप अपने परम मित्र को धोखा देते हो, नहीं देते, वो आप जानो। लेकिन भारत के निवेशकों और एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स, एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी यह दिखाती है कि आप उन्हें भी धोखा दे रहे हो। सेबी क्यों चुप है? सुना आरबीआई बहुत कम, धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। कारण इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महा घोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महा घोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है।
सेबी का जो मार्केट रेगुलेटर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता में विश्वास बना रहे स्टॉक मार्केट का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। सेबी ने भी इनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दे। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जाता है ये भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं भारत, क्योंकि यदि उस रिपोर्ट्स हुआ है तो भारत पे हमला है, वह अडानी पे हमला नहीं है, भारत पे हमला है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये शंका है कि ये जो एनपीएस का पैसा हम लोग मांग रहे थे 17,000 करोड़, वो नहीं दिया, और LIC, SBI, इसी में सब पैसा गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विपक्ष के पास राजनीति करने का एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि अडानी अंबानी का नाम बार बार लेकर विपक्ष सरकार को घेरता था। अब दूसरी तरफ ये बात हम भी साफ कर दें कि ना ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना ही फोर्ब्स के किसी दावे पर हम ये पुष्टि करते हैं, लेकिन जो सवाल अडानी ग्रुप के सामने रखे गए उसका जवाब अडानी ग्रुप को देना होगा, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ उनके बिजनेस पर बल्कि बाजार पर भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बात और भी साफ है कि अडानी ग्रुप का पूरा जो दौर है वो फिलहाल बुरा चल रहा है, और अभी ये और लंबा चलने वाला है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुरू कर दी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए लोन और अडानी ग्रुप में उनके निवेश का ब्यौरा मांग लिया है। यानी बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अडानी ग्रुप का संकट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है।